संदेहवाचक वाक्य। अगला जो वाक्य का प्रकार है, जल्दी से जल्दी दोस्तों हेडिंग डाल लें, और वो नाम है वाक्य का। अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। तो देखते हैं परिभाषा क्या है दोस्तों, कि जिन वाक्यों में शंका, संदेह आदि का भाव व्यक्त होता है। जिन वाक्यों में शंका या फिर कह दें संदेह आदि का भाव व्यक्त होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि ये शब्द हैं शंका या संदेह। जो वाक्य होगा हमारे सामने, जो वाक्य होगा उसमें किसी भी क्रिया या कार्य के होने में क्या होगा दोस्तों? संदेह होगा। तो जल्दी से जल्दी हेडिंग डालते हैं पहचान। क्या डालते हैं दोस्तों? पहचान डालते हैं, और देखते हैं कि इस वाक्य की क्या है पहचान। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें पहचान। हम देखेंगे कि जिन वाक्यों में क्या लगा होगा, शायद लगा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। संभव, क्या लगा होगा? संभव लगा होगा, या फिर कह दें कि संभवतः लगा हो। ये क्या कहलाते हैं? संभवतः भी लगा हो सकता है, या फिर कह दें कि शायद भी लगा हो सकता है। क्या लगा हो सकता? शायद। या फिर कह दें संदेह भी लगा हो सकता है। तो ये क्या है दोस्तों? पहचान है। संदेह, संभवतः या संभव या शायद। तो जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो दोस्तों कहलाता है क्या? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, और फिर देखते हैं उदाहरण क्या है और कैसे पहचान होती है इसकी, कैसे पहचान होती है। तो हमने वाक्य बनाया दोस्तों, शायद कल वर्षा होगी। शायद कल वर्षा होगी। ये बीते हुए समय का है। किस काल का है? भविष्य काल का है, कि आगे जो कल भविष्य आने वाला कल है उसमें वर्षा होगी। लेकिन उसमें भी दोस्तों क्या है? संदेह है। होगी या फिर कह दें नहीं भी हो सकती है। होना या ना होना निश्चय नहीं है दोस्तों। संदेह है कि वर्षा होगी, इसलिए क्या लगा हुआ है? शायद शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और फिर देखते हैं इसी का एक अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। तो इसको हम पहला कर लें, और दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। क्या है? संभवतः वह पास हो गया है। अब पता नहीं शायद संभवतः शब्द जुड़ा हुआ है, यानी पास होना या ना होना निश्चय नहीं हो रहा। तो ये किस में बदल गई बात? संदेह में बदल गई। मतलब हमें पूरा निश्चय नहीं है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और फिर इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य। तो जो अगला वाक्य है दोस्तों, उस वाक्य का नाम है आज्ञावाचक। क्या नाम है दोस्तों? आज्ञावाचक वाक्य। अब देखते हैं कि आज्ञा क्या होती है।
आज्ञावाचक वाक्य की पहचान क्या होती है। तो जो हमारा 5वें नंबर का वाक्य है दोस्तों, हेडिंग डाल लें, हेडिंग जल्दी से जल्दी, और उस वाक्य का नाम है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य है दोस्तों, क्या है, 5वें नंबर का। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें और लिख लें आज्ञावाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों कि जिन वाक्यों में आज्ञा या कह दें आदेश, आज्ञा या आदेश, जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश के होने का बोध होता है दोस्तों, बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बता दें कि आज हिंदी की लाइव क्लास चालू हो गई है। तो जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश, देखिए दोस्तों क्या है, आदेश देना और आज्ञा का पालन करना, क्या होता है, एक आदेश देगा, दूसरा उसकी आज्ञा का पालन या आदेश का पालन करेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, आदेशवाचक वाक्य होता है। तो इसमें आज्ञा और आदेश कह दें, ये दोनों प्रकार से एक साथ दोनों चीज़ें लागू हो सकती हैं। यानी हम कह दें इस वाक्य में दो कर्ता होते हैं दोस्तों। कर्ता, कितने कर्ता, दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। जल्दी से जल्दी देखें दोस्तों, लिखें और ध्यान दें कि इस वाक्य में कितने कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। नंबर एक जो कर्ता है, जो पहला कर्ता है वो कौन होगा, पहला जो कर्ता है दोस्तों वो होगा आज्ञा या फिर कह दें आदेश देने वाला। कौन होगा, देने वाला होगा। पहला कर्ता होगा आदेश देने वाला, और जो दूसरा कर्ता है दोस्तों जल्दी से नोट कर लें, दूसरा जो कर्ता है वो कह दें कि आज्ञा या फिर कह दें आदेश, आज्ञा या आदेश का पालन करने वाला, पालन करने वाला। कौन होगा दोस्तों, आज्ञा या आदेश का पालन करने वाला। तो देखिए, एक तो हुआ आदेश देने वाला और दूसरा हुआ आदेश का पालन करने वाला। यानी इसमें कितने कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं दोस्तों। कितने, दो कर्ता होते हैं। जल्दी से जल्दी इस बात को नोट कर लें और देखते हैं क्या आज आपको नई चीज़ मिली है देखने को कि नहीं मिली है दोस्तों। अगर आपको ये नई चीज़ लगे कि आज सर ने अच्छी नई चीज़ बताई है जो हमें पता नहीं थी, तो एक बार दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं, इस आज्ञावाचक वाक्य में जो दो कर्ता होते हैं वो कौन कौन से हैं, जल्दी से जल्दी नोट करें और फिर उदाहरण में देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण से पता चलेगा हमें कि दो कर्ता कौन कौन से हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। तो देखें, इसमें जो दो कर्ता हैं उनकी पहचान कैसी होगी। तो हम उदाहरण लिखते हैं कि मोहन
तुम विद्यालय जाओ। क्या है दोस्तों? मोहन तुम विद्यालय जाओ। तो देखिए क्या होगा दोस्तों कि एक तो मोहन है और कहा गया है मोहन से कि तुम विद्यालय जाओ। तो विद्यालय जाने के लिए जो कहने वाला है दोस्तों वो क्या हुआ? आदेश देने वाला कहलाएगा, यानी पहला कर्ता कहलाएगा। लेकिन इसमें उसका नाम नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, उसका नाम नहीं आया है। जो आदेश देने वाला होता है कर्ता वो छिपा भी हो सकता है और सामने भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वाक्य में मोहन तुम विद्यालय जाओ मतलब आदेश दे रहा है कि मोहन तुम विद्यालय जाओ। अब किसी न किसी ने तो आदेश दिया होगा ना दोस्तों, दिया होगा कि नहीं दिया होगा? मोहन को विद्यालय जाने के लिए किसी न किसी ने तो कहा होगा। तो जिसने भी कहा होगा दोस्तों वही होगा आपका पहला कर्ता। और जी विद्यालय जाने का काम करने वाला कौन है? मोहन, यानी आज्ञा या आदेश का पालन करने वाला कौन हुआ दोस्तों? मोहन हुआ, यानी मोहन दूसरा कर्ता कहलाएगा। जी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और फिर देखते हैं अगला जो वाक्य है वो कौन सा है। अगला जो वाक्य है वो कौन सा है? 6वें नंबर का वाक्य। आज वाक्य दोस्तों पूरी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते जाएं और इसके बाद फिर देखते हैं जो हमारा 6वें नंबर का दोस्तों वाक्य है। कौन से नंबर का? 6वें नंबर का वाक्य है वो है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य है दोस्तों। कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, हेडिंग डाल लें। अगली हेडिंग 6वीं हेडिंग है विस्मयवाचक वाक्य। जो वाक्य का प्रकार है 6वां प्रकार है दोस्तों। कौन सा प्रकार? 6वां प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और लिखें इसकी जो परिभाषा है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लेते हैं कि जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव होता है दोस्तों। आदि का भाव होता है उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों कि विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिन वाक्यों में देखो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो जो विस्मय शब्द है, ये जो विस्मय है इसी को हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। यानी हमें ऐसी बात जो हमें क्या करती है? आश्चर्य में डाल देती है, हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आश्चर्य। यानी कह दें वाक्य कौन सा होगा? विस्मयवाचक वाक्य होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें? नोट करें इसको। और इसकी जो पहचान है दोस्तों, क्या है? पहचान है। देखते हैं पहचान। विस्मयवाचक वाक्य की जो पहचान है, जल्दी से जल्दी पहचान भी नोट करना है। इसमें ओह, इसमें ओह,
अरे, अरे, धिक, अरे, धिक, धिक मतलब धिक्कार होता है दोस्तों, धिक यानी धिक्कार। तो ये जो विस्मयवाचक वाक्य है इसमें कह दें कि ओह, अरे और धिक, धिक, छीं छीं, क्या है दोस्तों, छीं छीं। तो ये ध्यान दें कि ये जो मैं लगा रहा हूँ, चिन्ह लगा रहा हूँ दोस्त, ये जो शब्द हुआ ये विस्मय का बोध कराता है, लेकिन ये जो चिन्ह है दोस्तों हर जगह लगा रहा हूँ, ये विस्मयवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, विस्मयवाचक चिन्ह है। देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है और उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, यानी पूर्ण विराम लगाने के बाद उसके नीचे बिंदी रख देने से विस्मयवाचक बन जाता है। इस तरह से हमने पूर्ण विराम लगाया और उसके नीचे बिंदी रख दी, यानी ये चिन्ह हमारा क्या बन गया, विस्मयवाचक बन गया। ये चिन्ह क्या बन गया, विस्मयवाचक बन गया, विस्मयवाचक बन गया। तो दोस्तों इस चिन्ह से पहचान हो जाती है। ये बात ध्यान रखें कि जिन वाक्यों में इस तरह का चिन्ह लगा होता है उसे हम आँख बंद करके क्या कह देंगे, विस्मयवाचक कह देंगे। मतलब वहाँ पर जो बात होगी वो विस्मित कर देने वाली होगी, आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी दोस्तों। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग ऐसे कुछ शब्दों के साथ किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें और फिर देखते हैं क्या, फिर देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी देखें उदाहरण क्या है। उदाहरण में हमने लिखा अरे, अरे मोहन, मोहन पास हो गया, पास हो गया। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, नोट कर लें। देखिए ये चीज़ आ गई है, क्या आ गई है, अरे, और अरे के साथ क्या है, विस्मयवाचक शब्द है, यानी विस्मयवाचक चिन्ह और विस्मयवाचक शब्द के साथ विस्मयवाचक चिन्ह। तो ये पूरा का पूरा चिन्ह और शब्द विस्मयवाचक माना जाता है। क्या माना जाता है, विस्मयवाचक माना जाता है। तो सीधा सीधा वाक्य है मोहन पास हो गया, इसको हम कह देंगे कि ये साधारण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। लेकिन मोहन पास हो गया इसको हमने क्या बनाया, विस्मयवाचक बनाया। तो क्या जोड़ दिया, देखिए अरे और विस्मयवाचक चिन्ह, यानी अरे मोहन पास हो गया। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको नोट कर लें और फिर चलते हैं अगले वाक्य पर। तो दोस्तों ये वाक्य आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आए हैं और तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पुनः आप लोगों को एक बार फिर से समझाऊंगा। तो अगला जो चलते हैं दोस्तों, सातवां जो है वो इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। कौन सा वाक्य, इच्छावाचक। देखते हैं इच्छावाचक में क्या होता है। इच्छा देखते हैं आशीर्वाद या शुभ वचन के रूप में जो हमारे मन से अंतरात्मा से पुकार निकलती है वही तो इच्छा है दोस्तों। इसमें किसी की प्रेरणा नहीं होती, इसमें किसी के द्वारा हमें प्रेरित नहीं किया जाता कि ऐसा बोलो, बल्कि हम अपनी इच्छा से अपनी अंतरात्मा से कहते बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को अच्छे शुभ वचन बोलते हैं। तो लिखिए जल्दी से जल्दी इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं कि जिन वाक्यों में इच्छा, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद,
इसके बाद शुभ कामना, शुभ कामना या फिर कह दें शुभ वचन आदि, आदि का भाव होता है, आदि का भाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इच्छा, उन्हें इच्छावाचक, क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें? नोट कर लें कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए शुभ कामना, जहाँ पर क्या हो? शुभ कामना हो, शुभ वचन हो, इच्छा हो, आशीर्वाद हो, या फिर कह दें शुभाशीष हो, कुछ भी हो, अच्छे वचन हो दूसरों के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं, जल्दी से जल्दी उदाहरण देख लेते हैं इसकी। कि हमने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या हो दोस्तों? आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। और दूसरा हमने कह दिया, क्या कह दिया? कि आप परीक्षा में क्या हो जाएं? उत्तीर्ण हो जाएं। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। तो ये क्या हुआ? देखिए दोस्तों, एक तो हमने कहा उत्तीर्ण हो जाओ, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। आपकी जो यात्रा है, जो आपकी यात्रा है वो क्या हो? मंगलमय हो, मंगलमय हो। तो ये क्या है? आशीर्वाद हैं। क्या है? आशीर्वाद हैं, जो दूसरों को हम कह दें अपनी इच्छानुसार क्या करते हैं? अपनी इच्छानुसार दूसरों को आशीर्वाद या शुभ कामना या शुभ वचन के रूप में उन्हें देते हैं। तो यही बात तो दोस्तों कहलाती है इच्छावाचक वाक्य। ये समझ में आप लोगों की आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, और फिर देखते हैं हम अगला जो वाक्य है वो हमारा 8वां और अंतिम वाक्य है दोस्तों। जल्दी से जल्दी नोट कर लें, 8वां और अंतिम वाक्य है, उसको देखना मत भूलें दोस्तों। 8वां जो वाक्य है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, और वो है दोस्तों, वो है वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है दोस्तों? संकेतवाचक वाक्य है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें। देखिए संकेत, संकेत का मतलब होता है, क्या होता है? इशारा। क्या होता है? संकेत मतलब इशारा। किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत करना, किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की ओर संकेत करना, या हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो यही तो संकेतवाचक वाक्य होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर, मतलब संकेत होगा। क्या होगा? संकेत होगा। चाहे वो व्यक्ति का व्यक्ति के लिए हो, चाहे वस्तु का वस्तु की ओर हो, और चाहे कह दें क्रिया का क्रिया की ओर हो दोस्तों, लेकिन संकेत होगा। क्या होगा? संकेत होगा। उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी हम कह दें इशारा करते हैं, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर इशारा करती है। तो जल्दी से जल्दी परिभाषा नोट कर लेते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया, जिन वाक्यों में एक क्रिया का
दूसरी क्रिया की ओर संकेत। क्या होता है? संकेत। एक क्रिया का दूसरी क्रिया की ओर संकेत होता है उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक और दूसरी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं? दूसरी परिभाषा। तो लिखें हम जहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर। क्या दोस्तों? निर्भर होने का भाव होता है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य होता है। जल्दी से जल्दी ये दोनों परिभाषाएं दोस्तों नोट कर लें। ये परिभाषा आपकी ज़्यादा मोस्ट परीक्षा में पूछी जाती है कि जहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भाव होता है। क्या होने का भाव होता है? निर्भर होने का भाव होता है। वहाँ पर क्या होते हैं? देखिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में निर्भर हो सकती है, लेकिन निर्भर होगी। ये तो निर्भर होना ही कहलाए संकेत है दोस्तों। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो पहली क्रिया दूसरी की ओर संकेत कराएगी। दूसरी पहली पर निर्भर है तो दूसरी पहली की ओर संकेत कराएगी। तो ये दोनों क्रियाएं दोनों में से किसी भी के ऊपर निर्भर हो सकती हैं और किसी की ओर भी संकेत कर सकती हैं। पहली दूसरी की ओर, दूसरी पहली की ओर, या पहली दूसरी पर, दूसरी पहली पर निर्भर हो सकती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो उदाहरण देखते हैं और बहुत अच्छा कह दें वाक्य है और बहुत अच्छा कह दें कि ये उदाहरण भी है आपके सामने और परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो हमने लिखा दोस्तों कि यदि वह पढ़ता, क्या होता? पढ़ता तो पास हो जाता। क्या लिखा दोस्तों? कि यदि वह पढ़ता, एक क्रिया तो हो गई देखो पढ़ना और दूसरी हो गई पास हो जाना। तो ये पास होने की जो क्रिया है ये किस पर निर्भर है? पहली पर निर्भर है, यानी पढ़ने पर निर्भर है कि यदि वो पढ़ता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। पढ़ा नहीं है, पास नहीं हुआ। पढ़ा है, पास हो गया है। तो ये दूसरी क्रिया, एक क्रिया दूसरी पर, या कह दें दूसरी क्रिया पहली पर क्या है? निर्भर है। पास होना या ना होना पढ़ने पर निर्भर है दोस्तों। किस पर? पढ़ने पर निर्भर करता है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, पढ़ा नहीं है, पास नहीं हुआ है। सीधा सीधा है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यदि ये वाक्य आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कितना सरल वाक्य है। अच्छी होती दोस्तों, क्या होती? अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल क्या होती? अच्छी होती। अब जब वर्षा नहीं हुई है तो फिर कह दें फसल
नहीं हुई है। तो इसमें क्या होता है कि यदि ये आ गए, यदि आ गया, तो आ गया, ठीक है, तो यदि वह है, ठीक है, यहाँ संकेत हो गया, तो यहाँ पर कर्ता या जो भी हो, सर्वनाम भी हो सकते हैं, कर्ता भी हो सकता है, तो कर्ता आ जाए या कर्ता नहीं आए तो सर्वनाम आ जाए, या फिर कह दें कि ये छुप सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत होगा, लेकिन दो क्रियाएं होंगी, ये बात पक्की है, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पे क्या होंगी, निर्भर होंगी। तो यहाँ फसल होने की जो बात कही गई है किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। यहाँ पास होने की जो बात कही गई है वो पढ़ने पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वाक्य आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो दोस्तों एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।